पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि तैंगसेन कुछ बोल रहा था और उसके बोलते हुए ही जोबाई उसके चरणों में गिर जाती है और गिरकर कहने लगती है, प्रभु, मेरे समान प्रभु, शिगोट ट्राइडेंट को खींचने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तैंगसेन ने जियोबू को निंगरोंगरों के पास छोड़ देता है और फिर जल्दी से जियोबाई को खींचने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर जियोबाई से बोलता है, ऐसे मत बनो, हम बहुत पहले से दोस्त हैं। जियोबाई ने दृढ़ता से कहा, नहीं तैंगसेन, यह अलग है। हमारे लिए समुद्री जीव भगवान शिगोट सर्वोपरि हैं। आप उनके उत्तराधिकारी हैं, महासागरों के भविष्य के शासक हैं। भले ही आपने अभी भी सभी शिगोट को पार नहीं किया, नौपरीक्षण को, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से पार कर लेंगे। उस समय आप महासागरों के संयुक्त शासक होंगे, स्वाभाविक रूप से हमारे स्वामी भी। तैंगसेन मुस्कुराया और बोला, चूँकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब आपको मुझे सलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हम हमेशा दोस्त के रूप में जुड़ नहीं सकते हैं? तब जियोबाई की आंखें तुरंत चमक उठी। भगवान, आपके पास एक सुनहरा मुंह और जेट भी है, फिर हम इसे वहीं छोड़ देंगे, और कहकर हंसने लगती है। फिर ऑस्कर एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। फिर जियोबाई, क्या यह पूर्व नियोजित था? तब जियोबाई ने कहा, अपना चेहरा पहले से सोच रखा था। चूँकि तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक लिफ्ट दूंगा। यह इस तरह से तेज़ है कि हम पानी से परिचित हैं, इसलिए आप जहाँ भी जाना चाहते हैं यह बहुत समय बचाता है समुद्र में। तब तैंगसेन ने कहा, हम स्वर्ग टू साम्राज्य के स्वर्ग टू शहर में लौटना चाहते हैं। क्या यह समुद्र से भी पहुंचा जा सकता है? तब जियोबाई ने उत्तर दिया, हम आपको निकटतम स्थान पर भेज सकते हैं, जो यात्रा के कम से कम आधे समय को आपका बचा सकता है। चूँकि आपके पास भोजन के रूप में लिटिल लेहो के सॉसेज हैं, तो चलिए अब चलते हैं। इसे क्रूज पर लगभग 3 दिन का समय लेना चाहिए। सभी ने प्रस्ताव लिया और जियोबाई के काबिले के साथियों के पीठ पर चढ़ गए। यह पहली बार नहीं था जब उन्हें शार्क की सवारी की। ग्रेट व्हाइट स्पिरिट शार्क की गति के साथ इसे वापस लौटने में लगने वाला समय स्वाभाविक रूप से एक बड़े अंतर का कम हो जाएगा। जियोबाई के गंभीर अनुरोध के तहत तैंगसेन केवल जियोबू को अपने साथ जियोबाई की पीठ पर ला सकता था। जियोबाई के अनुसार शिगोट के उत्तराधिकारी और शिगोट के त्रिशूल को अपने साथ ले जाने में सक्षम होने के कारण वह सभी आत्माओं के सबसे भाग्यशाली थी। बेशक त्रिशूल तैंगसेन के हाथ में होना चाहिए था, नहीं तो वह उस भयानक वजन का सामना नहीं कर पाएगी। शिगोट लाइट में बेस ग्रेट व्हाइट स्पिरिट शार्क ने अपनी यात्रा शुरू की। अंत में 4 साल के प्रशिक्षण के बाद शिगोट द्वीप छोड़ दिया। लंबी अवधि के परिभ्रमण के कारण सभी लोग ग्रेट व्हाइट स्पिरिट शार्क की पीठ पर बैठ गए। अपने भौतिक गुणों के साथ लंबी अवधि के परिभ्रमण का कोई मतलब नहीं था। तैंगसेन ने एक हाथ से जियोबू को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से शिगोट का त्रिशूल। समुद्र की हवा को महसूस करते हुए उसके मन में एक अकथनीय खुशी थी। उन्हें महाद्वीप छोड़े 4 साल से अधिक समय हो चुका था। रास्ते में श्रेक सेविन सभी को घर लौटने की तत्काल इच्छा थी। जियोबू की फीकी सुगंध को सूंघते हुए तैंगसेन अपने शिष्य जी सियांग के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। जी सियांग के पास महान चिकित्सक कौशल था। तैंगसेन ने भी उसे एक साथ महाद्वीप में वापस लाने के बारे में सोचा, लेकिन गहन विचार के बाद तैंगसेन ने फिर भी उस विचार को दूर कर दिया। जब उनमें से 8 ने तियान डू शहर छोड़ा तो डोलियो महाद्वीप पहले से ही उथल पुथल में था। 4 वर्षों के बाद स्पिरिट हॉल निश्चित रूप से स्थिर नहीं होगा और महाद्वीप की परिस्थितियों का अनुमान लगाना कठिन था। जी जियांग स्वभाव से दयालु और कागज़ के टुकड़े की तरह शुद्ध थे। उसे दुनिया की गंदगी और काले अंधेरे कलंकित होने देना अच्छी बात नहीं थी। स्पिरिट हॉल की सेनाएं भारी थी और भले ही उनमें से 8 की ताकत निश्चित रूप से बढ़ गई हो, तैंगसेन अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि वे स्पिरिट हॉल के खिलाफ आमने सामने जा सकेंगे। जी जियांग को पर्पल पर्ल द्वीप पर रहने देना और उसे डॉक्टर बनने देना उसे कुछ हद तक नीरस जीवन जीने देगा, लेकिन कम से कम यह एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन होगा। शिगोट द्वीप पर पहुंचने पर तैंगसेन के पास केवल 60 स्तर के अधिक आत्मा शक्ति थी, लेकिन जब वह चला गया तो उसके श्रेक सेवन में हर कोई जियोबू के अलावा 80 पायदान के स्तर पर था, जिसकी आत्मा शक्ति स्पष्ट थी। बो सेक्सी के खिलाफ लड़ाई और शिगोट के टाइडेंट को खींचने से अत्यधिक परिश्रम के बाद तैंगसेन की आत्मा शक्ति 85 के स्तर के बेहद करीब हो गई थी। तोड़ना कुछ ही दिनों में होना होगा।
टेंशन के अलावा दाई मुबाई की आत्मा शक्ति उच्चतम थी, जो 83 के स्तर पर पहुंच गई थी। केवल एक स्तर का अंतर था। उनके अलावा अगला सर्वोच्च खिलाड़ी निंग रोंगरोंग होगी। डब्ल्यू शीर्षक वाले 5वें शीर्षक के बाद उसकी आत्मा शक्ति स्तर 77 से 78 हो गई। छठे परीक्षण के बाद यह 79 के स्तर पर पहुंच गई। अंत में शीर्ष कक्षा के परीक्षण के बाद यह 79 लेवल पर पहुंच गई। अंत में शीर्ष कक्षा 7 परीक्षणों के बाद उसे 3 लेवल के विधियों का पुरस्कार दिया गया। वह न केवल अपनी स्पिरिट रिंग से 81 के लेवल तक टूट गई, बल्कि दाई मुबाई के साथ ड्रॉ पर आकर 83 के लेवल पर भी पहुंच गई। इससे यह कहा जा सकता है कि ट्रायल जितना ऊंचा होगा, पुरस्कार उतने ही अधिक होंगे। निंग रोंगरोंग केवल एक सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर थी, लेकिन दाई मुबाई की आत्मा शक्ति को पकड़ सकती थी। इससे लाभों का पता लगाया जा सकता है, खासकर जब उसकी आत्मा के छल्ले आश्चर्यजनक शक्ति दिखाते हैं। पहले 2 स्पिरिट रिंगों के अलावा वे सभी 10,000 साल के ऊपर के छल्ले में बदल गए थे। एक उल्लेखनीय बात यह थी कि जब तैंगसन बेहोश थी, तब निंग रोंगरोंग ने स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल की। जब उसकी स्पिरिट रिंग ने उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार किया, तब गुणों की शक्ति देने पर अंत में 100,000 साल की सीमा को तोड़ने के लिए उसकी पहली 100,000 साल की आत्मा की अंगूठी प्राप्त कर ली। अगर इसे स्पिरिट रिंग और सोल पावर के नज़रिए से देखा जाए, तो वह अब तैंगसन के अलावा श्रेक 7 में सबसे मजबूत थी। उसके स्तर 83 लेवल पर शक्ति की अवहेलना करते हुए 2 बैंगनी, 5 काले और 1 लाल रंग के भयावह स्पिरिट रिंग रैंक थे। 8वीं स्पिरिट रिंग होने पर रिंग रोंगरोंग ने अपने पार्टनर को निराश नहीं किया। उसकी 8वीं स्पिरिट रिंग में न केवल 2 शक्तिशाली सहायक शक्तियाँ थीं, बल्कि उसके सभी बफिंग कौशल के प्रभाव को 90% तक बढ़ा दिया था, जिससे श्रेक 7 की ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई। निंग रोंगरोंग के बाद ऑस्कर और मा होंगजुन के पास झू झुकिंग से अधिक एकल परीक्षण था, जिसने उनमें फैटम नेदर कैट तक पकड़ने दिया, और वे तीनों अब 81 के लेवल तक थे। बेशक सबसे बड़ा लाभ अभी तक तैंगसन था। भले ही सीगोट 9 ट्रायल्स ने उसे कोई आत्मिक शक्ति पुरस्कार नहीं दिया, फिर भी उसकी शक्ति सभी से सबसे अधिक थी, और सबसे बड़ा लाभ था निस्संदेह त्रिशूल और सीगोट लाइट। साथ ही उसकी पर्पल मैजिक एक विशाल समुद्र के स्तर पर पहुंच गई थी, और उसे 2 लाख साल की स्पिरिट रिंग, 100,000 साल की स्पिरिट बोर्ड और उसकी 5वीं स्पिरिट रिंग का विकास हुआ। उसके पास केवल 85 लेवल की ताकत थी, लेकिन अगर वह 95 टाइटल डॉलुओं के लेवल के खिलाफ भी लड़ता तो वह जीत जाता। यदि यह कहा जा सकता था कि श्रेक 7 युवा स्पिरिट मास्टर के बीच केवल उत्कृष्ट व्यक्ति थे, तो अब उन्हें एक शक्तिशाली समूह के रूप में गिना जा सकता है, जो उनके कई साथियों के संयुक्त रूप से मेल खा सकता है। जैसे ही हर कोई स्पिरिट डॉलियो मंच पर पहुंचा, तैंगसन अपने 2 डोमेन कौशल निंग रोंगरोंग के 90% शौकीनों, दाई मुबाई और झू झुकिंग की युद्ध भावना संलयन कौशल, और ऑस्कर के शक्तिशाली वर्किंग सोर्सेज और मा होंगजुन के साथ लॉ फिनिक्स के साथ, इसमें संदेह नहीं था। यदि यह कहा जा सकता था कि श्रेक 7 युवा स्पिरिट मास्टर के बीच केवल उत्कृष्ट व्यक्ति थे, तो अब उन्हें एक शक्तिशाली समूह के रूप में गिना जा सकता है, जो उनके कई साथियों के संयुक्त रूप से मेल खा सकता था। जैसे कि हर कोई स्पिरिट डॉलियो पर पहुंचता, तैंगसन अपने 2 डोमेन कौशल निंग रोंगरोंग 90% शौकीनों और दाई मुबाई और झू झुकिंग की युद्ध की भावना संलयन कौशल और ऑस्कर के शक्तिशाली बर्फिंग सॉसेज और मा होंगजुन के साथ साथ सिर वाली लॉ फिनिक्स के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं था, शक्तियों का एक निकटपूर्ण समूह बने। यहाँ तक कि अगर उन्हें समान मात्रा में टाइटल डॉलुओं का सामना करना पड़ता, तो वे निश्चित रूप से वापस लड़ने में सक्षम होंगे। तब तैंगसन ने फैसला किया कि महाद्वीप पर लौटने के बाद वह जल्दी करेगा और अपने क्लियर स्काई हैमर में जोड़ने के लिए उपयुक्त स्पिरिट रिंग की तलाश करेगा, जिससे इस प्रक्रिया में अपनी आत्मा शक्ति की बढ़ेगी। जब हथौड़े ने स्पिरिट रिंग को अवशोषित करना समाप्त कर लिया, तब तक वह जियो वू को पुनः जीवित कर देगा। महाद्वीप में होने वाली घटनाओं के लिए उन्हें जियो वू के पुनरुत्थान के बाद इंतजार करना होगा। बीमा के रूप में 8 अंगूठियों के साथ साफ स्काई हैमर का उपयोग करना, उसका अपना ब्लू सिल्वर सम्राट 5 अंगूठियों से कमज़ोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अन्य उपयुक्त लोगों को ढूंढना होगा। 8 रिंगों के साथ क्लियर स्काई हैमर की शक्ति निश्चित रूप से ब्लू सिल्वर इम्प्रेस से कमज़ोर नहीं होगी। आखिरकार तैंगसन ने हथौड़े को कम ऐसे छल्ले देने की योजना बनाई जो रैंक में 10,000 साल से अधिक थे।
अपने विचारों को सुलझाते हुए तेंगसेन ने जियो वू को हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी कमर अभी भी पतली और पहले से ज़्यादा लचीली थी। जब उसने उसके बालों को चूमा तो वह संतुष्ट हो गया। जियो वो उनका सबसे कीमती शहद था। समुद्र में ग्रेट व्हाइट स्पिरिट शार्क की गति वास्तव में भयानक थी, खासकर जियो बाई के नेतृत्व में। शार्क के शासक के रूप में जियो बाई समुद्र के अधिपति में से एक थी। 4 साल के लिए महाद्वीप छोड़ने के बाद वे वापस लौट गए। तेंगसेन और अन्य ने एक बार फिर महाद्वीप पर पैर रखा। जियो बाई के जाने से पहले उन्हें उनके स्थान को सत्यापित करने के लिए समुद्री चार्ट का उपयोग किया और फिर अलग हो गए। जियो बाई ने तेंगसेन से कहा कि अगर वे वापस जाना चाहते हैं तो बस सीगोट के त्रिशूल की रोशनी छोड़ दे और वह इसे महसूस कर सकेगी और 3 दिनों के भीतर आ जाएगी। जियो बाई ने 3 बार समुद्र की परिक्रमा करने के बाद अपने कबीलों के साथियों का नेतृत्व करना छोड़ दिया, अंततः क्षितिज में गायब हो गई। महाद्वीप के फिर से पैर जमाना कुछ ऐसा था जिसे लेकर हर कोई उत्साहित था। इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन जियो बाई के जाने के मन में निराशा का भाव भी आ गया। आखिर वे 4 साल सीगोट द्वीप पर रहे। सामान्य लोगों के लिए कितने 4 साल होते हैं। दाई मुंबई तेंगसेन के बगल में खड़ी थी। लिटिल सेल, हमारी क्या योजना है? तब तेंगसेन ने कहा, चलो पहले स्वर्ग टू सिटी में वापस जाते हैं। हम इतने लंबे समय के लिए चले गए, लेकिन मैं वहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रहूँगा। मैं जियो वू को शिकार करने और उनकी आत्मा लेने के लिए उपयुक्त आत्मा की जानवरों की तलाश में लाना चाहता हूँ। रिंग्स में समय आकर उपयोग क्लियर स्काई हमर में स्पिरिट रिंग लगाकर टाइटल डोलुओ स्टेज को पार करने के लिए करूँगा, ताकि इसकी शक्ति को तेज़ी से बढ़ाया जा सके और जियो वू को पुनः जीवित करना आसान हो सके। तब दाई मुबाई ने कहा, उस मामले में आप देरी न करें, लेकिन सीधे जियो वू को स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए लाएं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आपको 100,000 साल की स्पिरिट बीस्ट से मिलने से डरने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हम करेंगे। स्वर्ग टू सिटी में वापस जाओ। पहले तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हालात हैं। तेंगसेन ने कहा, यह भी ठीक है। बोलते हुए उसने नक्शा खोल दिया और सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब नक्शे की इशारा करते हुए तेंगसेन ने कहा, यह हमारी स्थिति है। जियो बाई सही थी। उनके अनुरक्षण के साथ हमने कम से कम आधी यात्रा काट दी है। अब यहाँ से सीधे पुल की ओर है। यह स्टारडू फॉरेस्ट की लगभग 10 दिनों की यात्रा है। वहाँ बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट रहते हैं, इसलिए मैं जियो वू को लाने के लिए योजना बना रहा हूँ। अगर यह सुचारू रूप से चलता है तो मेरा मानना यह है कि कम से कम 1 साल में या फिर 2 साल में मैं जियो वू को फिर से जीवित कर सकता हूँ। बाद में मैं हेवेंडू सिटी में सभी के साथ जुटेंगे। आप यहाँ से उत्तर से पूर्व की ओर जाते हैं। आधिकारिक सड़क पर आने के बाद आपको रास्ता मिल जाएगा। मेरा अनुमान यह है कि आप लगभग 20 दिनों में हेवेंडू सिटी लौट सकते हैं। माँ हुंजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरा भाई, मेरे भाई, मैं आपके साथ विनम्र नहीं रहूँगी। यांग युवा है और इतना सालों से दूर रहने से परेशान है। मैं आपको साथ नहीं रखूँगी। तो बाई जेनचेंग ने उसे हल्के से मारा। उसका चेहरा लाल हो गया। दरअसल एक लड़की के रूप में उसने स्ट्रेक 7 डेविल्स की तरह हवा और बारिश का अनुभव नहीं किया था। इतने दिनों के बाद उसने घर कैसे याद नहीं आ रहा था। तब तेंगसेन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं है? ताकत मुझे कंपनी रखने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय अपने मार्शल हॉल को व्यवस्थित करें। आपकी वर्तमान ताकत से कोई भी आपको हॉल मास्टर के रूप में मना नहीं करेगा। रोंगरोंग नायो वापस आने के बाद चाचा निंग से कहो कि अगर वह कर सकते हैं तो हमारे टैंक संप्रदाय में बगल में 7 ट्रेजेड विलेज टाइटल स्कूल के लिए एक जगह खोजें और एक दूसरे का ध्यान रखें। निंग रोंगरोंग और छोटे यो ने सिर हिलाया। वे दोनों जानते थे कि उस समय जो कुछ हुआ था उसके कारण सम्राट जू ये को निंग फेंगजी के बारे में संदेह होना चाहिए। इन वर्षों में सम्राट जू का निधन हो जाना चाहिए था और वे संप्रदाय की परिस्थितियों को नहीं जानते थे। नतीजतन वे वापस जाने के लिए भी उत्सुक थे और तेंगसेन के साथ स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जाने का प्रस्ताव नहीं रखा। तब दाई मुबाई ने कहा, मैं और जूकिंग अकादमी जाएंगे। आपको वहाँ हमारे साथ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही 4 साल हो गए हों, स्वर्ग टू और स्टार लोगों के महान साम्राज्य आखिरकार गहराई से जुड़े हुए हैं। स्पिरिट हॉल में से निपट रहा है। वे सिर्फ एक सुबह का काम नहीं है। हेवेंडू सिटी भी राजधानी है। यह बहुत ज़्यादा नहीं बदला होगा। वह बच्चा जू बेंग गहरी योजनाएं बनाता है। वह एक चतुर आदमी है। वह आत्मा जैसे खतराओं का सामना करते समय बुद्धिमानी से शासन करने के लिए बाध्य है। चिंता मत करो,
क्या आपके पास अपने 8वें परीक्षण के लिए 5 साल नहीं है? इसे जल्द से जल्द खत्म करें। बाद में हम उस लाख साल के डीप सी डेमन वेल के साथ एक साथ मारेंगे और बदला लेंगे। सभी शिकायत को मिटा देंगे। फिर एक बार जब आप सी गॉड का पद प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने कार्ड्स को स्पिरिट हॉल के साथ टेबल पर रख देंगे। फिर टैंक्सन ने सिर हिलाया और बोलता है, फिर जाते समय ध्यान रखना, जितना हो सके छुपाना, भले ही हम हो गए हों। वे पहले से ही स्पिरिट डोलियो ताकत के बिना टाइटल डोलुओं को चुनौती दे चुके थे। अकेले रहने दे जब वे अब स्पिरिट डोलियो के स्तर पर थे और बिना किसी रोक टोक के भी, यहाँ तक कि एक टैंक्सन की कमी थी। 5 शैतानों की ताकत के साथ 2 या 3 शीर्षक डोलियों की गिनती नहीं हुई। टैंक्सन ने स्थायी रूप से जियोवू को निंगरोंग के लिए छोड़ दिया और 2 कदम आगे बढ़ा। अपने बाएं हाथ से पहुंचकर उन्होंने दाई मुवाई को गले लगाया। उनके बाएं हाथ में सीको ट्राइडेंट था। दाई मुवाई ने टैंक्सन के कान में कहा, लिटिल सैन, एक बार जब हम फिर मिलेंगे तो मैं एक संपूर्ण जियोवू को देखना चाहता हूँ। तब टैंक्सन ने दाई मुवाई की पीठ पर ताली बजाई। चिंता मत करो बॉस, आप जरूर देखेंगे। फिर हाथ छुड़ाते हुए उन्होंने ऑस्कर और मा होंगजुन को अलग अलग एक बार गले भी लगाया। वे इतने सालों में भागीदार थे, भले ही वे इस बार बहुत लंबे समय तक भाग न लें। छोड़ने की भावना अद्भुत नहीं थी। तब तीसरा भाई, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। निंगरोंग ने जियोवू को झू झूचिंग को दे दिया। कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी बाहों को फैलाते हुए टैंक्सन ने एक बड़ा भालू दिया। टैंक्सन मुस्कुराया, क्या मुझे नहीं डरना चाहिए? कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे। तब ऑस्कर ने अपना सिर झुकाया, यह कुछ भी नहीं है। जिसने हमें भाई बनने के लिए कहा, हम अस्थायी रूप से अंधा हो गया हूँ। एन रोंगडोंग इसे करना चाहिए, मैं वास्तव में ईर्ष्यवान हो जाऊंगा। रोंगडोंग ने ऑस्कर पर ध्यान नहीं दिया और गिर गया। जब जूकिंग ने कदम रखा तो वह अभी चली गई थी। ऊपर समान रूप से टैंक्सन की ओर जोर से गले लगाते हुए बोला, तीसरा भाई, हम सब आपको याद करेंगे, जल्दी वापस आना। टैंक्सन मुस्कुराया और सिर हिलाया, इससे सबसे छोटे 7 शैतान के सिर को रगड़ते हुए। अगर बॉस दाई आपके वापस आने के बाद आपको धमकाता है तो रोंगडोंग की ढूंढे और उसकी मदद करे। वह निश्चित रूप से उसके दांत निकाल सकती है। जूचिकिंग की आंखों के कोने मूल रूप से पहले से ही लाल थे। टैंक्सन ने जो कहा उसे सुनकर वो अपनी हंसी रोक नहीं सकी। अपनी आंखें को आंसू पोंछते हुए उसने फिर से कोमलता से सिर हिलाया। फिर दाई मुवाई मुस्कुराई और बोली, वास्तव में जूकिंग और दाई मुवाई ने दिखाया कि सब कुछ सबसे अच्छा हो सकता है। जूचिकिंग का सामना करते हुए दबंग दाई मुवाई कोई गुस्सा नहीं कर सकी। तब तीसरा भाई, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? तब भाई जिनचिंग की आवाज़ डरपोक थी। टैंक्सन ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाने की पहल की। बेशक आप कर सकते हैं, आप मेरे छोटे चचेरे भाई हैं। भले ही फैटी कभी कभी थोड़ा उछल कूद करने वाला थोड़ा आलसी होता है, वही ईमानदारी से आपको पसंद करता है। मुझे यह भी विश्वास है कि वह ध्यान केंद्रित करेगा। इसके बाद आप तहे दिल से केवल वह आदमी की तरह जो हर दिन में एक पिटाई नहीं होने पर छत को उतार देगा, इसलिए आप उसे बहुत अधिक चेहरा नहीं दे सकते हैं। बस आगे बढ़ो और उसे मारो, इसके अलावा उसके पास रखो। बोलते हुए उसने बाई झेनजियांग को गले लगा लिया। जब मा होंगजुन ने दांगचुन के द्वारा कही गई पहली छमाही को सुना तो वह मूल रूप से बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन बाद में एक बार जब यह बात आधे हिस्से पर पहुंच गया तो वह मदद नहीं कर सके और बोले, भाई मैं उसे सुलझा लूँगा। सभी लड़कियों की आंखें लाल रंग की थी। टैंक्सन ने जियोवू को आत्मा को बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि उसे डर था कि उसकी आत्मा भावनाओं से स्थिर हो जाएगी। दाई मुवाई ने टैंक्सन के कंधों पर जोर से ताली बजाई और सभी से कहा, चलो जल्दी करो और जाओ। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम अलग नहीं हो पाएंगे। एक अस्थायी अलगाव अगली बार मिलने की शुरुआत है। जाओ जाओ बोलते हुए उसने जू जुकिंग के साथ खींच लिया और पूर्वोत्तर के रास्ते का नेतृत्व किया। जू जुकिंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि दाई मुवाई की आंखें भी थोड़ी लाल थी। सब लोग ध्यान रखें, टैंक्सन ने सीको ट्राइडेंट को जमीन पर मारा। 1,08,000 जिन वजन ने जमीन को हिला दिया। जियोवू को निंगरोंग के साथ आलिंगन से लेते हुए वह अब नहीं रुका, बल्कि ऊपर उठा और पूर्व की ओर चल दिया। दाई मुवाई रुक गई और जू जुकिंग के साथ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सभी ने टैंक्सन और जियोवू को गायब होते देखा, फिर धीरे धीरे अपने होश में लौट आए। चुपचाप विदाई की उदासी के साथ चले गए। टैंक्सन और जियोवू को पूरे 2 घंटे के साथ ले गया। उसके बाद उसका मूड धीरे धीरे ठीक हो गया। जियोवू को अपनी आंखें की एक बेजान नज़र देखते हुए
दृढ़ विश्वास ने उदासी की जगह ले ली। कोई बात नहीं, इस बार उसे जियोबू को पूरी तरह से पुनर्जीवित करना था। यह जगह दुर्गम थी, इसलिए वह पैदल यात्रा भी नहीं कर सकता था। ब्लू सिल्वर सम्राट दाहिने पैर की हड्डी की क्षमता का शुभारंभ किया और वह जियोबू को सुबह से सूरज से मिलते हुए हवा में उड़ने के लिए लाया। सिरेक्स सेवन डेविल्स ने एक बार फिर से डोलियो महाद्वीप पर पैर रखा था। ऐसा लग रहा था बत्ती एक बार फिर जल उठी है। बालक किंगडम, आप स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट तक पहुंच सकते हैं और यहां से लगभग 200 लीग पूर्व में हागेन-दाज़ साम्राज्य के रणनीतिक बिंदुओं में से एक वेस्टलू सिटी था। यात्रा के दिन और पहले सीगोट के छठे और सातवें परीक्षण के गुजरने के बाद तैंगसन थोड़ा थका हुआ था। भले ही उसकी आत्मिक शक्ति पहले से ठीक हो चुकी थी, फिर भी उसने जियोबू को वेस्ट लू सिटी में थोड़ी देर आराम करने के लिए लाने का फैसला किया। उसके बाद वह फिर से स्टार लुओ ग्रेट फॉरेस्ट के लिए उड़ान में यात्रा करेगा। हवाई यात्रा पैदल की तुलना में कम से कम दुगनी तेज थी। वह अधिकतम 5 दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। 200 लीग बहुत पहले से ही बहुत कम दूरी तक तांगसान के लिए था। लैंडिंग से पहले वह जियोबू को वेस्ट लू सिटी से लगभग 10 मीटर दूर ले आया, जिसकी उसकी वू की उपस्थिति वास्तव में बहुत विशिष्ट होने के कारण उसने 24 मूनलाइट ब्रिज के छिपी हुई बांस की टोपियाँ निकाली और उनमें से प्रत्येक ने एक पहनी थी। वेस्ट लू सिटी बाहर पहुंचकर इस जगह को एक मुख्य शहर माना था, लेकिन एक सामान्य मुख्य शहर से थोड़ा छोटा था। फाटकों के बाहर लगभग 20 सैनिक यात्रियों का निरीक्षण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि निरीक्षण काफ़ी सख्त था। फाटकों की रखवाली करने के कारण हर एक सिपाही में से हर एक क्रूर साफ सुथरे रूप से पंक्तिबद्ध ढिलाई के मामूली दिखावे के बिना लग रहा था। तांगसन को ज़्यादा उत्सुक इन सैनिकों की वर्दी में किया था। प्रत्येक सैनिकों की सीने की बाई और लाल पीले रंग की आत्मा के लिए 2 अक्षर थे। ऐसा भी लग रहा था कि उनके उपकरण काफ़ी अच्छे थे। प्रत्येक सैनिक चमड़े के कवच बने हुए थे। शहर के गेट पर गश्त करने वाले सैनिकों के लिए काफ़ी दुर्लभ था। इसका अर्थ क्या था और क्यों किया? तांगसन को सबसे ज़्यादा उत्सुक बनाने वाली बात यह थी, सैनिकों की वर्दी। प्रत्येक सैनिक के सीने की बाईं ओर पीले रंग में आत्मा के लिए 2 अक्षर थे। ऐसा भी लग रहा था कि उनके उपकरण काफ़ी अच्छे थे। प्रत्येक सैनिक चमड़े के कवच पहने हुए थे। शहर के गेट पर गश्त करने वाले सैनिकों के लिए काफ़ी दुर्लभ थी। इसका क्या अर्थ था? सैनिकों के स्पिरिट मार्क क्यों लगाया? तांगसन ने सोचा। केवल इन परिस्थितियों को देखते हुए वह स्पिरिट रूप से जियोबू के साथ गेट से नहीं गुजर सकता था। वह पहले यह तो छोड़ दे कि इन सैनिकों को अपनी या जियोबू की उपस्थिति नहीं दिखाना चाहता था। वह उन्हें सीगोट ट्राइडेंट का निरीक्षण करने नहीं दे सकता था। कठोर निरीक्षण को देखते हुए स्पष्ट रूप से सशस्त्र शहर में प्रवेश करना आसान नहीं था और त्रिशूल इतना विशाल था कि यह सोचकर तांगसन के माथे पर सीगोट ट्राइडेंट ब्रांड एक बार चमक उठा और हल्की नीली रोशनी से आच्छादित हुआ और वह जियोबू चुपचाप गायब हो गए। भले ही विशाल सागर कफन सीगोट के दिल में वापस आ गया था और पूरी तरह से सीगोट ट्राइडेंट के साथ विलय हो गया था। प्रयोग के बाद तांगसन ने पाया कि वह जब तक सीगोट ट्राइडेंट धारण करता तब भी वह मूल विशाल सागर कफन क्षमताओं का उपयोग कर सकता था, मानो उन चारों क्षमताओं में उसकी खोपड़ी की हड्डी पर अंकित कर दिया गया हो। विशाल सागर कफन एक चुपके क्षमता पर भरोसा करते हुए तांगसन ने जियोबू को ऊंची उड़ान भरने के लिए लाया। शहर की दीवारों के ऊपर गुजरते हुए वो वेस्ट लू में उतरा और एक दूर से न देखे गए कोने को खोजते हुए उसने खुद को फिर से दिखाया। हम जल्द ही इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।